वंदे मातरम। 12 नवंबर 2020 सायं 8 बजे उदय मन्ना रोजाना की तरह सायं 8 बजे आप लोगों से मिलने के लिए हाजिर हो चुका है। और फेसबुक लाइव का ये एपिसोड जो है वो 51वां है, 91वां है, यानी 91 है। और जल्द ही ये 100वां एपिसोड होने वाला है। और उसकी पूर्व संध्या पर आरजेएस राम जानकी संस्थान की पीडीएफ विशेष स्मारिका आप लोगों के हाथ में आएगी, आप लोगों के मोबाइल में। उस पीडीएफ में काफ़ी कुछ जानकारी होगी। एक नए कलेवर के साथ वो स्मारिका जो है वो तैयार की जा रही है। अगर आप लोग अपना नंबर देते हैं तो 18 नवंबर को आपको भेज दी जाएगी, ताकि आप लोग इसका उद्घाटन करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखने के लिए तैयार रहें। और आप लोगों को 18 नवंबर को भेज दी जाएगी। 20 नवंबर को सायं 8 बजे फेसबुक लाइव में आप उपस्थित होकर उसका लोकार्पण कर सकते हैं, उस पर अपनी समीक्षा दे सकते हैं। क्योंकि राष्ट्र प्रथम होता है, राष्ट्र सर्वोपरि है। और इसे लेकर सकारात्मक भारत आंदोलन जो है 5 साल पहले से शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय गीत जो आरजेएस का है वो सकारात्मक सोच के साथ है, देश को समर्पित है। और ये जरूर सुनते रहना चाहिए, क्योंकि सुनने से भी सकारात्मक ऊर्जा जो है संगीत उत्पन्न करता है और उसका लाभ आपको सीधा प्राप्त होता है। तो आइए आपको आरजेएस की गीत से रूबरू कराते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि सरकारों को जगाने का समय जनता के पास है, या जनता अपने जो पेट की चिंता ज्यादा करती है या देश की चिंता भी करती है? हमें अपने और अपनों की चिंता करने के साथ साथ देश की भी चिंता करनी चाहिए। यही तो हमारे महापुरुष जो हैं वो कह गए हैं। तो इसका पालन हम लोग कितना करते हैं, इस पर हम सभी अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और आपके विचार व्यक्त करने के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर दिया जा रहा है, क्योंकि आरजेएस की नवंबर अंक की जो पीडीएफ है स्मारिका, वो आप लोगों को मुहैया कराई जाएगी 18 नवंबर को, ताकि आप लोग लॉन्च कर सकें। ऐसा बहुत कम होता है कि फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली जो 25 राज्यों में है, जहां सकारात्मक भारत आंदोलन चल रहा है, जहां सकारात्मक भारत निर्माण की कल्पना राम जानकी संस्थान आरजेएस द्वारा की गई है, यह अद्भुत और अनूठी पहल जो है पूरे भारत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सभी लोगों की है, सभी भारतीय नागरिकों की है। क्योंकि यह बहुत ही अनूठी पहल है, क्योंकि सकारात्मक सोच जो है वो सकारात्मक परिणाम देता है। और अगर देश के बारे में सकारात्मक सोच है तो आप समझिए कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा राहत की बात हो सकती है। और तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए सभी लोगों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आप जानते हैं सभी लोगों का नाम लिया जाता है, ताकि ये यूट्यूब पे सब लोगों का नाम और आपके विचार, क्योंकि आरजेएस जो है वो सकारात्मक कार्यों और सकारात्मक विचारों का ही नाम है, एक विचार क्रांति है। और इस क्रांति को हम लोगों ने काफी दूर तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसीलिए 91वां, जी हाँ, 51 और 91वां, 51 नहीं, 91, बड़ा ही ऐसा शब्द है ये। 91 ये तो आसानी से
आ जाता है, लेकिन हम लोगों को हिंदी की तरफ ज्यादा, क्योंकि हिंदी ही वो भाषा है जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सकती है, गांव गांव तक पहुंच सकती है। संदेश पूरे भारत में अगर देना है तो हिंदी के अलावा और कोई भी भाषा नहीं है। और इस राष्ट्रभाषा को इतना सम्मान दीजिए कि पूरा भारत एक सूत्र में हो जाए। और जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं वो लोग हिंदी सीखना, बोलना और हिंदी भाषी लोगों के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर दें। और हम लगातार जो है दक्षिण भारत के लोगों से या फिर पूर्वोत्तर के भारत के लोगों से लगातार इंटरेक्शन करते रहते हैं और उनसे कम्युनिकेशन करते रहते हैं। आज भी मणिपुर के भाई ऋषिकेश जी, ऋषि अनिर्बन जी के नाम से फेसबुक पे हैं और आरजेएस फैमिली में जुड़े हुए हैं। आज भी मणिपुर के बारे में, उनसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में चर्चा हुई है। और आप जानते हैं डॉक्टर शेख वहाब साहब जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़ते भी हैं और उनसे भी बातचीत होती रहती है। और यहाँ पर पीडीएफ जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। आप फेसबुक लाइव में जुड़िएगा 20 नवंबर को। आरजेएस उदय मन्ना स्पेशल फेसबुक लाइव जो है फ्राइडे 20 नवंबर 8 PM to 9 PM, 5th ये एनिवर्सरी चल रहा है, 5वीं वर्षगांठ सकारात्मक भारत आंदोलन का। ये आपका आंदोलन है, ये भारतीय परिवारों का आंदोलन है। और इस आंदोलन की खूबियां बहुत हैं, खामियां बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि आप अगर सकारात्मक होते हैं तो निश्चित रूप से आपको परिणाम भी सकारात्मक मिलेंगे। और अगर कहीं धोखा मिल जाता है तो फिर भी आप निराश ना हो, क्योंकि भगवान ने सब कुछ तय कर रखा है। क्योंकि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उसमें ठोकरें भी लगेंगी, लेकिन ठोकरों से रुक जाना तो आरजेएस फैमिली का काम नहीं है, फेसबुक फ्रेंड्स का काम नहीं है। और आप अपना कीमती समय निकाल कर, क्योंकि समय दान भी एक महादान है, इसको भी स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि रक्तदान, अंगदान, ये सब दान तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अच्छी बातें अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं। और समय दान अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आप अच्छी चीजों के लिए समय दान कर रहे हैं, अच्छी चीजों को प्रमोट करने के लिए अपने धन का दान कर रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। समय दान भी बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही नमनीय है, वंदनीय है। और आप लोग नमनीय वंदनीय है, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग इसी तरह से समय दान करते रहें। क्योंकि हम लोगों के विचार जो हैं, आप लोग, कमेंट बॉक्स आपका है, आपके साथ जुड़ा हुआ है। जन टीवी रायबरेली के जुड़े हुए हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि एक दिन आपकी ही पोस्ट को यहां पे शेयर किया गया था, जो आपने फेसबुक पे पोस्ट किया था, जिसमें 2 ईवीएम मिलने की बात हुई थी, आप याद कर सकते हैं। तो यहां पे बिहार इलेक्शन के चुनाव के दरमियान जो है उसको यहां पे प्रदर्शित किया गया था। तो हम लोग सकारात्मक पत्रकारिता से भारत निर्माण कर सकते हैं क्या? इस पर विचार करना चाहिए कि सकारात्मक पत्रकारिता आखिर होती क्या है। सकारात्मक पत्रकारिता जन सरोकार की पत्रकारिता होती है, तथ्य और मुद्दे पर आधारित पत्रकारिता होती है। और क्या उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्या? और केवल पत्रकारिता ही सही देश निर्माण नहीं हो सकता है। सभी नागरिकों को अपने अपने लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन करना होगा, सकारात्मक ढंग से बातचीत करनी होगी। यानी कि केवल समस्या की बात नहीं, अगर समस्या की बात कर रहे हैं तो आपके पास समाधान भी होना चाहिए, क्योंकि समाधान के बिना फिर कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है, निचोड़ नहीं निकलता है। तो ये तो बहसबाजी हो जाएगी, ये वाद विवाद हो जाएगा, लेकिन उसका कोई निचोड़ नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग समाधान की तरफ बढ़ते हैं। समाधान की तरफ बढ़ने का मतलब यह है कि हम लोग उन महापुरुषों से, जिन लोगों ने इस देश को कुछ दिया है, और हम लोग भी कुछ देश को देना चाहते हैं, एक देने की प्रक्रिया जो है, हम लोग विचार क्रांति के द्वारा क्या कुछ दे सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, जिसमें धन नहीं लगता है। लेकिन हम अच्छे विचार तो समाज को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, अपने आस पड़ोस को दे सकते हैं। एक ऐसा महत्व की चीजों पर चर्चा कर सकते हैं जिसमें किसी के दिल को दुखाने की बात नहीं हो। लेकिन अगर ऐसा माहौल आप बनाते हैं तो आप अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चे के लिए, इसलिए बार बार हम कहते हैं कि इस कार्यक्रम को अपने बच्चों को जरूर सुनाइए। क्योंकि बच्चे अगर इस कार्यक्रम को सुन लेते हैं तो आप समझिए कि आपका बच्चा बहुत ही बड़ा सकारात्मक योद्धा है। पहचानने की जरूरत है, क्योंकि अच्छी बातें अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरी बातें बुरे लोगों को, क्योंकि हम लोगों को सकारात्मकता की लाइन इतनी बड़ी कर देनी है कि नकारात्मकता इस देश से अपने आप छोटी हो जाए। कहने की जरूरत क्या है? और काफी कुछ कामयाबी तो मिल ही गई है, तभी तक सकारात्मक भारत भवन की तरफ आप लोग बढ़ गए हैं। और जिलेवार जो है, आपको 20 तारीख को कुछ जिलेवार जो है संपर्क सूचना केंद्र की जानकारी दी जाएगी कि कौन लोग किस राज्य में कहां पर बैठे हुए हैं, वो चीज जानकारी दे दी जाएगी। और उस पर मोबाइल नंबर रहेगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग उस दिशा में कोशिश करेंगे कि आगे कितना बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों ने जो कमेंट करना है आप करते रहिए, इन बातों को सुनते रहिए। और कमेंट, आप मालिक हैं इस कमेंट बॉक्स के। आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया पे
आप कार्यक्रम के अंत में भी विचार किया जाएगा। और अभी फिलहाल जो है आपको जो 20 नवंबर को आपको जुड़ना है, उसके लिए 18 नवंबर को आप रिजर्व कर लीजिए कॉपी, क्योंकि 18 नवंबर को उन्हीं लोगों को भेजी जाएगी जो लोग की अपना नंबर देंगे। और 20 नवंबर को सायं 8 बजे के बाद ये पीडीएफ सभी ग्रुपों में, फेसबुक लाइव में, क्योंकि विशेष अंक तैयार किया जा रहा है, वो आप लोगों को भेज दिया जाएगा। अक्टूबर अंक सिंपली तैयार किया गया था और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़े थे और आगे भी इस तरह की निकाली गई थी जो आप देख सकते हैं, जिसको एक जगह जो है पहली बार आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान स्टार अवार्ड्स 2021 को एक जगह क्लब किया गया था। और महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हैं। पॉजिटिव मीडिया जो है खबरों को लाती है, इस तरह की चीजें। भगत सिंह पे देखिए विशेष कार्यक्रम किया गया था और भगत सिंह की ये खबर है। यमीन सैनी जी पे भी विशेष कार्यक्रम किया गया था, बिना का गीत माला उनके ही अंदाज में किया गया था और लोगों ने उसे काफी सराहा। विशेष कार्यक्रम की आप मांग कर सकते हैं कि क्या और भी कोई इसी तरह के विशेष कार्यक्रम किए जाएं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को वो, और इस तरह से श्रद्धांजलि देते हैं, कलाकार हों या साहित्यकार हों या स्वतंत्रता सेनानी हो, संत हों, सभी लोगों को हम लोग श्रद्धांजलि दें। ये अवार्ड हैं, इस तरह से एक जगह सारे अवार्ड को, जो कि राष्ट्रीय सम्मान है और ये महापुरुषों के नाम पे है। देखिए पूरे भारत के महापुरुषों को एक जगह आरजेएस जो है, आपकी ही पसंद के महापुरुष, हम अपनी तरफ से कोई महापुरुषों के बारे में नहीं, आप अपनी पसंद के महापुरुषों को अपने पूर्वजों की स्मृति में ये राष्ट्रीय सम्मान घोषित करते जा रहे हैं। अभी भी जो है 5 अवार्ड जो है जिनके फोटोग्राफ्स नहीं आए हैं, वो रिलीज नहीं किए गए हैं, तो ये हैं। और इसके अलावा 2 और अवार्ड हैं जो कि यहां पर अगले अंक में किया जाएगा। तो इस तरह से पीडीएफ के अंदर एक जगह क्लब कर दिया गया है और किताब के अंदर भी राष्ट्रीय सम्मान के लिए 1 पेज का विज्ञापन दिया जा रहा है। पूरा 1 पेज जो है वो इसी राष्ट्रीय सम्मान के अलग अलग जितने लोग हैं उन लोगों को दिया जाएगा। अब सीधा आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ले चलते हैं। पिछले सालों में तो काफी चर्चा में रहा है, लेकिन वो नकारात्मक चर्चा में ज्यादा रहा है। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण घटना हुई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद, जिनके नाम पे आरजेएस ने राष्ट्रीय सम्मान भी घोषित किया हुआ है, ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है। और प्रधानमंत्री की शब्दों से भी अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, आप मान सकते हैं आधा 1 घंटा पहले जो है प्रधानमंत्री जी ने उसका ये किया है और हम आप तक प्रधानमंत्री जी का वो पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले गिरीश निशाना जो दूरदर्शन संवाददाता हैं, उनके फेसबुक लाइव से लिया गया है और उसके बाद फेसबुक लाइव पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल साहब निशंक हैं, रमेश पोखरियाल निशंक साहब, उनकी फेसबुक लाइव जो है से जुड़े हुए हैं वो, तो वहां से ये चीजें आगे आपको छोटा सा क्लिप आपको हम संशोधित दिखा रहे हैं। तो आइए रूबरू कराते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। मैं आए मिल रही है, गरीबों तक भी पहुंच रही है। ये गरीब के इर्द गिर्द बुना गया वो सुरक्षा कवच है जो उसकी आकांक्षाओं की उड़ान के लिए जरूरी है। साथियों, एक और रिफॉर्म जो सीधे आपको जेएनयू जैसे देश के कैंपसेस को प्रभावित करता है, वो है नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कोर वैल्यूज ही कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन और कैरेक्टर से भरे युवा भारत का निर्माण करना है। यही स्वामी जी का भी विजन था। वो चाहते थे कि भारत में शिक्षा ऐसी हो जो आत्मविश्वास दे, उसको हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनाए। जीवन के 2-2.5 दशक के बाद युवा साथियों को जो हौसला मिलता है,
वो स्कूली जीवन की शुरुआत में ही क्यों ना मिले। किताबी ज्ञान तक, स्ट्रीम्स की बंदिशों तक, मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, तब तक ही युवा ऊर्जा को क्या बांध करके रखा जाए। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को उसका फोकस इसी बात पर सबसे अधिक है। इंक्लूजन नई एनईपी के मूल में है। भाषा सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, ज्ञान का पैमाना नहीं। ये इस एनईपी की भावना है। गरीब से गरीब को, देश की बेटियों को उनकी जरूरत, उनकी सुविधा के अनुसार बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिले, ये इसमें सुनिश्चित किया गया है। साथियों, रिफॉर्म्स का निर्णय करना ही अपने आप में काफी नहीं होता। उनको जिस प्रकार से हम अपने जीवन में उतारते हैं, ये सबसे अहम होता है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में सार्थक बदलाव भी तभी तेजी से आएगा जब हम आप सभी साथी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। विशेष तौर पर हमारे शिक्षक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग पर इसका सबसे ज्यादा दायित्व है। वैसे साथियों, जेएनयू के इस कैंपस में एक बेहद लोकप्रिय जगह है। कौन सी जगह है वो? साबरमती ढाबा, है ना? और वहां पर कितनों का खाता चल रहा है? मैंने सुना है कि आप लोग क्लास के बाद इस ढाबे पर जाते हैं और चाय पराठे के साथ डिबेट करते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, और वैसे भी पेट भरा हो तो डिबेट में भी जरा मजा आता है। आज तक आपके आइडियाज की, डिबेट की, डिस्कशन की जो भूख साबरमती ढाबे में मिटती थी, अब आपके लिए स्वामी जी की इस प्रतिमा की छत्र छाया में एक और जगह मिल गई है। साथियों, किसी एक बात जिसने हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो है राष्ट्रहित से ज्यादा प्राथमिकता अपनी विचारधारा को देना। क्योंकि मेरी विचारधारा ये कहती है, इसलिए देश हित के मामलों में भी मैं इसी सांचे में सोचूंगा, इसी दायरे में काम करूंगा। ये रास्ता सही नहीं है दोस्तों, ये गलत है। आज हर कोई अपनी विचारधारा पर गर्व करता है, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन फिर भी हमारी विचारधारा राष्ट्रहित के विषयों में राष्ट्र के साथ नजर आनी चाहिए, राष्ट्र के खिलाफ कतई नहीं। जी हाँ, तो हम लोग जो आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया हैं 25 राज्यों के, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम जो हम लोगों का ये सिंबल है, बहुत से लोग आरजेएस फैमिली के जुड़े हुए हैं, तो राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम इस सिंबल को आप लोग निश्चित रूप से जानते ही हैं। तो हम लोग तो लगभग 5 सालों से, और जब बीजारोपण हो रहा था तब से लेकर राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि है, इसको लेकर जो है हम लोग तो इस विचार को अपनाते हैं, अपने जीवन में आचरण भी करते हैं। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दीपावली की शुभकामनाओं के साथ, धनतेरस की शुभकामनाओं के साथ, आज धनतेरस की भी बातचीत करेंगे। एक बहुत ही बिहार के लिए गौरव की बात है, विभूति विक्रमादित्य जो सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, पटना में रहते हैं, और उन्होंने एक नया ही जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, तो वो
कई लोगों के सहयोग के साथ जो है वो लेकर आए हैं और जल्दी ही वो आ जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन लेवल की कमी जानलेवा हो जाती है और पता नहीं चलता है। ऑक्सीजन लेवल जब बिल्कुल ही 90% से नीचे आने का मतलब है कि वो बिल्कुल ही जानलेवा हो जाता है, 92 से भी नीचे नहीं आना चाहिए। तो उसके बारे में एक खबर जो है वो प्रभात खबर पटना की ये खबर है, वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पटना के इंजीनियर विभूति विक्रमादित्य ने चाइनीज बाजार को टक्कर देने वाला एक ऐसा पल्स ऑक्सीमीटर तैयार किया है जिसका इस्तेमाल मोबाइल में ऐप के जरिए डॉक्टर अपने चैम्बर से ऑक्सीमीटर लगे मरीज के रक्त के में ऑक्सीजन के स्तर की जांच कर सकते हैं। इस ऑक्सीमीटर की खासियत यह है कि एक साथ कई मरीजों का डेटा चिकित्सक के पास पहुंच जाता है। चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं है, घर से ही वो आप कर सकते हैं। उसकी हम वीडियो भी आपको दिखाएंगे। विभूति विक्रमादित्य जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भेजा है। तो इस पल्स मीटर का 2 दिन पहले एम्स पटना में सफल परीक्षण भी हो चुका है। आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर के प्रोफेसर इंचार्ज पीके तिवारी ने बताया है कि सटीक आंकड़े जुटाने में बाजार में उपलब्ध चाइनीज ऑक्सीमीटर से इसकी एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर पाई जा रही है और कुछ ही कंपनियां हैं इंडियन जिन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर बनाया है और ज्यादातर चाइनीज का इस बाजार पर कब्जा है। ये एक तरह का टेस्ट क्लिप होता है। इस डिवाइस में उंगली रखनी होती है जिसके बाद रीडिंग आती है। इस टेस्ट में रोगी को किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है। वो डिवाइस आपके खून में ऑक्सीजन के स्तर को नापने में काम आती है। ये डिवाइस शरीर में होने वाले छोटे से छोटे अंतर का भी पता लगा सकती है। ये एक छोटी सिविलप जैसी डिवाइस होती है। ये डिवाइस से ये पता लगता है कि आपका दिल कितने अच्छे से काम कर रहा है। आप सभी को पता है कि दिल पूरे शरीर में ऑक्सीजन फ्लो का काम करता है और इससे पता ये लगता है कि फेफड़े के लिए दी गई दवाई कितने अच्छे से काम कर रही है और ये पता लगता है कि क्या किसी को सांस लेने में कोई मदद की आवश्यकता है। यानी कि सांस से जुड़ी अलग अलग जानकारियों के लिए यह डिवाइस पल्स ऑक्सीमीटर काम आती है और ये हार्ट रेट की रीडिंग भी देती है। तो इस तरह से एक बिहार के गौरव बन गए हैं विभूति विक्रमादित्य जी। हम लोगों की तरफ से आरजेएस फैमिली राम जानकी संस्थान की तरफ से आप लोगों की तरफ से भी मैं उनको बधाई देता हूं और आप लोग भी बधाई दे सकते हैं। बिहार के गौरव बन चुके हैं और इस बारे में आपको वीडियो भी रूबरू करा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी अगर दे दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब डेवलप होती है तो उसे लोगों का सहयोग भी मिलता है। तो आइए आपको वीडियो दिखा देते हैं कि ये कैसे काम करेगा। विभूति विक्रमादित्य जी का ये पल्स ऑक्सीमीटर है। पल्स ऑक्सीमीटर हम लोगों के द्वारा हमारी कंपनी ने डेवलप किया है। स्मार्टवे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का नाम है। यह कंपनी आईआईटी पटना के अंतर्गत ही आता है। ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि यह ब्लड में कितना ऑक्सीजन है यह बताता है। तो कोविड-19 का जो भी पेशेंट है, वो जो सीरियस पेशेंट होता है, उसमें ब्लड में अगर 90 से कम होता है तो हम लोग कहते हैं कि 90 से कम होता है तो हम लोग कहते हैं कि इसमें कोरोना हो गया है। मतलब नॉर्मल पेशेंट के लिए जो रीडिंग आता है वो 90 से ऊपर आता है। तो हम लोग चेक करते हैं इसमें कि कितना हमारा आता है। हमने इसमें उंगली डाला, अभी यहाँ पे सेंसर है। इस सेंसर के ऊपर हम लोग उंगली रखते हैं और चेक करते हैं कि कितना वैल्यू आया। तो यहाँ वैल्यू चेक करते हैं या कुछ देर थोड़ा सा स्टेबलाइज होने में समय लगता है। तो अब जो वैल्यू आएगा वो 98 वैल्यू दिख रहा है। यही वैल्यू जो मैंने मोबाइल ऐप बनाया है, इस मोबाइल पे आप देख सकते हैं सेम वैल्यू यहाँ भी आ रही है। इस प्रोडक्ट से एक फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि रियल टाइम में आपका सेम रीडिंग मोबाइल पे दिखता है और साथ ही साथ ये मोबाइल में स्टोर भी होता है। तो पूरे दिन का डेली का रिपोर्ट, टेस्टिंग रिपोर्ट आप डॉक्टर को भेज सकते हैं। इसलिए यह प्रोडक्ट आप लोग यह कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो होम क्वारंटाइन है। अगर वो होम क्वारंटाइन है तो अपने घर से ही डॉक्टर को यह रिपोर्ट पर डे का भेज सकते हैं। या फिर डॉक्टर भी अपने क्लिनिक में अगर सभी पेशेंट का उनको देखना है रिजल्ट, तो पेशेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो अपने हाथ में मोबाइल के थ्रू ही उनका रियल टाइम में रिपोर्ट चेक कर सकते हैं या डेली रिपोर्ट भी ले सकते हैं।
यह प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने टेस्ट करवाया हुआ है। यह IIT पटना के थ्रू इसको एम्स के द्वारा टेस्ट करवाया गया है। साथ ही साथ पर्सनल लेवल पर यह अदर हॉस्पिटल में भी, पटना के अदर हॉस्पिटल में भी चेक हुआ है। साथ साथ ही हैदराबाद में भी इसका टेस्टिंग हुई है। अब यह प्रोडक्ट IIT के द्वारा कम्प्लीटली अप्रूव कर दिया गया है और हम लोग इसको मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज रहे हैं। और मास मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ही यह शायद भारत में पहला या दूसरा ही कंपनी होगा जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया है। धन्यवाद। जी हाँ, तो इस तरह से विभूति गौरव जी को सभी की तरफ से आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स आप लोग जो हैं बधाइयाँ दे सकते हैं और ये सीधी बधाइयाँ जो हैं उन तक पहुंच जाएंगे क्योंकि आरजेएस फैमिली से वो जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की चीजें आप लोगों के पास पहुंचाने की जो है वो बहुत इच्छा रहती है कि सकारात्मक कार्यों और सकारात्मक विचारों का ही आंदोलन है सकारात्मक भारत आंदोलन, और आप लोगों के विचारों से ही ये फेसबुक लाइव जो है वो किया जाता है। आपके क्या विचार हैं और उसमें कुछ राजनीतिक यानी सकारात्मक पत्रकारिता यानी सभी विषयों को हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। अगर आप कोई काम करते हैं तो उस काम के बारे में, आप किसी दुकान में ही हैं तो आप कुछ विचार अगर व्यक्त करते हैं, वहीं से बैठे बैठे आप 2-2.5 मिनट की वीडियो भेज दीजिए उस देश के हालात, उस राज्य के हालात के बारे में, अपने जिले के हालात के बारे में, या किसी सुदूर इलाके में आप गांव में रहते हैं तो गांव में भी आजकल आपके पास मोबाइल है, आप वीडियो भेज सकते हैं बशर्ते कि आप आरजेएस फैमिली में जुड़े हों ताकि आपका आइडेंटिफिकेशन हो सके। और इतनी सी बातों से यहां फेसबुक लाइव में आप उसको देख सकते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय मंच है और यूट्यूब पे इसको लगाया जाता है और आपके विचार लोगों तक पहुंचेंगे। तो इसको हम लोग 100वां एपिसोड 20 नवंबर साढ़े 8 बजे करने जा रहे हैं और उसके अवसर पे आरजेएस की PDF सोविनियर जो है वो लॉन्च की जाएगी। वो आप लोग ही करेंगे, आप लोग के कमेंट से ही वो लॉन्च हो जाएगा और 18 नवंबर को आप लोगों को भेजा जाएगा बशर्ते आप लोग नंबर देते हैं। अब आप लोगों को सीधा हम तेजस्वी यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किए, और बिहार में मामला कुछ दाएं बाएं चल रहा है, बिल्कुल संतोष का भाव नहीं है राजनीतिक पार्टियों में और इसको लेकर जो है एक दिक्कत की स्थिति वहां पैदा हो सकती है क्योंकि कोर्ट में भी जाने की बात कर रहे हैं और चुनाव आयोग से उन्होंने कहा है कि हमें जो बैलेट हुआ है जो कि शुरू में आता है इलेक्ट्रॉनिक से तो बाद में, लेकिन कुछ रिजर्व कैटेगरी में जो आता है उसकी काउंटिंग दोबारा कराई जाए। और 130 का आंकड़ा ये तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि हमारे 130 कैंडिडेट जीत रहे हैं, 110 नहीं। हम लोगों के साथ कुछ ये हुआ है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा ये भी आप लोगों तक पहुंचाना जो है वो जरूरी है क्योंकि बैलेंस रिपोर्टिंग जो है वो जरूरी होती है। और कल रिजल्ट के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन आइए तेजस्वी यादव जागरूक वोटर्स का जो सर्वे, और हमारा मानना है महागठबंधन की जीत हुई है, डबल इंजन की हार हुई है, जनता हमारे साथ है। और कुछ प्रकोष्ठ के लोग जो नतीजा फैसला नहीं, जिन्होंने नतीजा सुनाया वो भी तो किसी के दबाव में काम कर। तो इसलिए ज्यादा कुछ ना कह के अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो उसका जवाब देना चाहते। हमने साफ तौर पे बोला ये मैंडेट जो है बदलाव का मैंडेट है। ये जनादेश जनता ने बदलाव के लिए दिया। तो जो लोग बदलाव के साथ हैं, चीजों को समझेंगे तो जरूर वो अपना फैसला लेंगे। क्या आरजेडी इस कोशिश में है कि जो छोटे दल को साथ में लिया कि ये जनादेश जो है बदलाव का है, ये उनके ऊपर है कि वो जनता के साथ इस फैसले के साथ रहते हैं नहीं रहते। पहली बात, महागठबंधन हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़े, हम लोग एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। कौन क्या कहता है ये विश्लेषण का समय नहीं है। अभी जो बात है ये समय है कि हमको जो हराने का प्रयास किया जा रहा है, जो हमने सिंपल सा सवाल पूछा है कि जो रद्द हुए हैं क्यों हुए हैं, प्रक्रिया उसकी शुरुआत की थी, अंत में आपने ये क्यों किया, आपने रिटर्न में लिख करके क्यों नहीं दिया। मेरा अभी भी मानना है कि लगभग ऐसे 20 सीटें जो है हम लोगों को हराया गया है। किसी के बाद एक तो अपने ही गाइडलाइंस का, जब हमने आरा का एक एग्जांपल दिया कि रात में आप बक्सा लेके जा रहे हो आ रहे हो,
वो क्या उचित है? क्या वो गाइडलाइंस को वो चीजें फॉलो करती है? वो तो एविडेंस हुआ ना, वो तो एविडेंस है। वीडियो में आपका आईडी कार्ड भी दिख जाएगा, बैलेट पे बक्से जो रखे हुए हैं स्टील के, उसमें नंबर भी दिया जाएगा, गाड़ी का नंबर भी मिल जाएगा। तो उसमें हम तो स्पष्ट रूप से मान रहे हैं कि हमको तो कम से कम 130 सीटें महागठबंधन को मिली है। 130 सीटें मिनिमम महागठबंधन को मिली है। I have been asking simple question to release, to satisfy the candidates whatever their queries has. That's it. If they will not satisfy the candidates, then we might go to the court. बहुत ही अच्छा सवाल। हम तो कह रहे हैं हम 130 सीट जीते हुए हैं, हम तो बहुमत में आ गए, हम तो बोल रहे हैं कहां नुकसान पहुंचाया। दूसरी बात, साइलेंट वोटर्स, ये साइलेंट वोटर्स है कि इनविजिबल वोटर्स है? और साइलेंट वोटर क्या बोल रहा है? आप लोगों को कौन बोल दिया कि साइलेंट वोटर ने एनडीए को वोट दिया? हम तो जानना चाहते हैं, तब तो साइलेंट वोटर रहा ही नहीं ना। जब प्रधानमंत्री जी साइलेंट वोटर का जिक्र कर रहे हैं, उनके पर तो लोग बड़ा वोकल होते, तब साइलेंट हो गए, और साइलेंट हो गए तो प्रधानमंत्री जी को कान में जाके बोल दिया गया। जब बोल ही दिया तो साइलेंट कहां रह गए? ये साइलेंट वोटर थे ही नहीं, ये साइलेंट वही है जो इनविजिबल वोटर है, जो कि बीजेपी के प्रकोष्ठ है। किसके साथ है, कहां किसके साथ है, लेकिन हमारे आंकड़े के हिसाब से जो कैंडिडेट वहां रहे, हम तो 130 पे हैं। हम तो ये कह रहे बिहार की जनता हमारे साथ है, आप क्यों जोड़ गुना भाग करा करके आप सरकार हथियाना चाहते हो? पहले हाँ, तो ये तेजस्वी यादव ने कह ही दिया कि मतलब वो संतुष्ट नहीं है, और हालांकि बिहार को मजबूत विपक्ष मिल रहा है, लेकिन कमेंट करना आपके हक में है, हमारा काम है इन चीज़ों को आप तक पहुंचा देना, और ये चीज़ भी पहुंचा देना कि धनतेरस को लेकर काफ़ी लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। आरजेएस स्टार अवॉर्डेड सिंगर मोहित खन्ना जी ने आज पोस्ट ये साझा किया है। तो इस तरह से आरजेएस स्टार जो है वो तमाम जगहों पे ये शेयर हो रहे हैं। सिंगर मोहित खन्ना आरजेएस स्टार है। 2019 में आपको आरजेएस स्टार का खिताब दिया गया था, आपकी धर्मपत्नी के साथ आरजेएस स्टार फैमिली अवार्ड दिया गया था। तो इस तरह की चीज़ें हैं। धनतेरस पर हम लोगों ने घोषणा की थी कि हम लोग विशेष कार्यक्रम करेंगे, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि आरजेएस भारत उदय धन्वंतरी राष्ट्रीय सम्मान 2021 पीएमसीएच के सेवानिवृत्त श्री स्वास्थ्यकर्मी श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी और अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी पटना बिहार के साथ भेंट कर रही हैं। स्वर्गीय डॉक्टर यूपी सिन्हा जो विभागाध्यक्ष सर्जरी पीएमसीएच पटना बिहार के हैं, तो डॉक्टर यूपी सिन्हा की स्मृति में आयुर्वेद के प्रणेता धन्वंतरी जी के नाम पे, जैसा कार्यक्रम के शुरू में बताया गया कि आरजेएस ने एक ऐसी अनूठी पहल की है जो आज तक भारत में नहीं हुई है। तमाम महापुरुषों के नाम पे आरजेएस के भेंटकर्ता सकारात्मक सोच के साथ अपने परिवार के साथ उनकी स्मृति में आ रहे हैं और महापुरुषों को सम्मान दे रहे हैं, और 2021 में यह सम्मान दिया जाएगा। तो इस तरह से धनतेरस के दिन आप ये समझिए आरजेएस फैमिली जो है इस तरह से अलग अलग महापुरुषों को सम्मान देने की तरफ आगे बढ़ चुका है। और आयुर्वेद के प्रणेता आप जानते ही हैं धन्वंतरी जी, भगवान धन्वंतरी के नाम से भी हम जानते हैं। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अनेक मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति हुई और अंत में धन्वंतरी जी हाथ में
अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इस तरह की किंवदंतियां और इस तरह की चीजें जो हैं वो भारत की संस्कृति में है। धन्वंतरी आयुर्वेद जगत के प्रणेता और वैदिक शास्त्र के देवता माने जाते हैं। भारतीय पौराणिक दृष्टि से धनतेरस को स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी का दिवस माना जाता है। धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता हैं। तो धनतेरस के दिन उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे समस्त जगत को निरोग कर मानव समाज को दीर्घायु प्रदान करें। यही नहीं, देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र मंथन स्वयं क्षीर सागर शायी कर रहे थे। हलाहल, कामधेनु, ऐरावत, उच्चश्रवा, अश्व, अप्सराएं, कौस्तुभमणि, वारुणी, महाशंख, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी और कदली वृक्ष उससे प्रकट हो चुके थे। अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए हुए श्याम वर्ण चतुर्भुज भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देव वैद्य का पद स्वीकार कर लिया। अमरावती और उनका निवास बनी कालक्रम में पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से अत्यंत पीड़ित हो गए। तो प्रजापति इंद्र ने धन्वंतरी जी से प्रार्थना की। भगवान ने काशी के राजा दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। इनकी धन्वंतरी संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। तो ये जो है ये सारी चीजें हैं हम लोगों के सामने। और धनतेरस के दिन मार्केटिंग करने का भी एक रिवाज है। लोग झाड़ू भी खरीदते हैं और कोई बर्तन जो है वो बाजार से लाते हैं। इसमें कहा जाता है कि आप बर्तन तो ले आइए लेकिन खाली बर्तन नहीं लाएं, क्योंकि खाली बर्तन जो है वो धनतेरस के दिन ठीक नहीं होता है। तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दिए। अभी जो पीडीएफ स्मारिका है उसमें ये अवार्ड शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसकी घोषणा की गई है, आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। श्रीमद राजचंद्र आध्यात्मिक जैन कवि, जो कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। महात्मा गांधी के और भी लोग गुरु रहे हैं, राजनीतिक गुरु रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले साहब का नाम आपने सुना होगा। और आध्यात्मिक गुरु में नारायण गुरु जो साउथ के थे उनसे भी मिलते थे महात्मा गांधी। और लेकिन जब महात्मा गांधी बाहर से भारत में आए तो उस वक्त बहुत ही युवा थे, और युवा मन जो है वो विचलित भी होता है, देश की समस्याओं से वो विचलित भी होते थे गांधी जी। और वहाँ पर मार्गदर्शन की बहुत ही ज़रूरत होती है। वहाँ पर श्रीमद राजचंद्र जी ने उनको बहुत कुछ ऐसी सलाह दी, और तो गांधी जी उसको मानते हैं। और मैं ये भी दिखाना चाहूँगा सत्य के प्रयोग, इसमें गांधी जी ने जो ये किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो अंग्रेजी में है, उसका हिंदी अनुवाद जो है ये सत्य के प्रयोग। तो इस किताब में गांधी जी ने जिक्र किया है। ये आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए और आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता नरेंद्र कुमार वर्मा जी, डायमंड बुक्स, उन्होंने भी अवार्ड घोषित किया है। तो बात कर रहे थे श्रीमद राजचंद्र आध्यात्मिक जैन कवि, तो इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे। ये इस अवार्ड को भेंट किया है श्री अशोक जैन और श्रीमती अलका जैन जी ने, दरियागंज नई दिल्ली, अपने पिताजी स्वर्गीय रामकिशन जैन डालमिया, दरियागंज नई दिल्ली। तो ये आरजेएस भारत उदय श्रीमद राजचंद्र राष्ट्रीय सम्मान 2021। तो इस तरह से हम लोग आपकी ही पसंद के महापुरुषों को लेकर सामने आए हैं, और भारत का ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें तमाम महापुरुष आपकी पसंद के आएंगे। और ये हालांकि बहुत ही व्यापारी थे, लेकिन आध्यात्मिक बहुत थे और व्यापार के साथ साथ। और 9 नवंबर 1867 रायचंद भाई मेहता वैसे पूरा नाम, और रायचंद गांधी जी कहते थे, और राजचंद्र जी के नाम से भी आप फेमस हुए। तो 9 नवंबर आपकी जयंती है, और आपके बारे में बहुत ही कम जानकारी है लोगों को इनके बारे में। तो श्रीमद राजचंद्र जी की जयंती 9 नवंबर के अवसर पर आप लोगों को हम जानकारी देते हैं कि विक्रमी कैलेंडर के मुताबिक विक्रम संवत 1924 की कार्तिक पूर्णिमा 9 नवंबर 1867 को श्रीमद राजचंद्र जी का जन्म हुआ। श्रीमद राजचंद्र रायचंद भाई रावजी भाई मेहता
एक जैन कवि, दार्शनिक और विद्वान थे। उन्हें मुख्यतः अपने जैन धर्म शिक्षण और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। श्रीमद राजचंद्र महात्मा गांधी से उम्र में केवल 2 साल बड़े थे। 1891 में जब गांधी अदन के रास्ते विलायत से बंबई लौट रहे थे तो समुद्र में तूफान चल रहा था। लेकिन जैसा कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जो हमने किताब दिखाई, मेरे विचार से वो लिख रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, जो सत्य के प्रयोग अभी किताब दिखाया, उसमें लिखा है उन्होंने कि मेरे विचार में बाहर का ये तूफान मेरे अंदर के तूफान का चिन्ह रूप था, पर जिस तरह बाहर तूफान के रहते मैं शांत रह सका, मुझे लगता है कि अंदर के तूफान के लिए भी ये बात कही जा सकती है। तो इस तरह की मन स्थिति में जब मोहनदास गांधी ने भारत में कदम रखा, उसी दिन यानी 6 जुलाई 1891 को बंबई में कवि रायचंद भाई से इनकी मुलाकात हुई। रायचंद यही राजचंद्र जी भी कहे जाते हैं। उस समय गांधी जी महज 22 साल के नौजवान थे, जो विलायत से बैरिस्टर की डिग्री लेकर लौटे थे और उन पर अंग्रेजी रंग ढंग पूरी तरह हावी था। गांधी जी का आप जानते हैं, वो कोट टाई वगैरह सब पहनते थे, पूरा अंग्रेज बनने के लिए स्टार्टिंग पढ़ने जब गए थे। इधर श्रीमद राजचंद्र जी की उम्र थी लगभग 24 साल, गांधी जी की 22 साल। लेकिन इतनी सी उम्र में ही उनकी जो राजचंद्र जी की थी आध्यात्मिक अनुभूतियां आत्मदर्शन की परिपक्वता को छू रही थी। उधर गांधी जी के जीवन में अनसुलझे आध्यात्मिक और अस्तित्ववादी प्रश्नों को तूफान चल रहा था। प्रकृति ने दोनों को क्या खूब मिलाया था। इस तरह दोनों की ये पहली मुलाकात थी। एक प्यासे और निर्झर, यानी झरना और पानी, प्यासे की मुलाकात सरीखी थी, और ये एक सहजमना जिज्ञासु और एक तपोनिष्ठ ज्ञानी की मुलाकात जैसी थी। अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में गांधी जी ने पूरा अध्याय श्रीमद राजचंद्र जी पर लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है गांधी जी ने? डॉक्टर मेहता ने अपने घर पर जिन लोगों से मेरा परिचय कराया, उनमें से एक का उल्लेख किए बिना काम नहीं चल सकता। उनके भाई रेवाशंकर जगजीवन तो मेरे आजन्म मित्र बन गए। मैं जिनकी चर्चा करना चाहता हूं वे हैं कवि रायचंद अथवा राजचंद्र। वे डॉक्टर के बड़े भाई के जामाता थे और रेवाशंकर जगजीवन की पीढ़ी के साक्षी तथा कार्यकर्ता थे। वे उस समय, उनकी उम्र 25 साल से अधिक नहीं थी, फिर भी पहली मुलाकात में ही मैंने यह अनुभव किया कि ये विचारवान और ज्ञानी पुरुष थे। डॉक्टर मेहता ने, ये गांधी जी लिख रहे हैं, डॉक्टर मेहता ने मुझे शतावधान 100 क्रियाओं पर एक साथ ध्यान देने या 100 शब्दों को सिर्फ एक बार सुनकर याद करने की क्षमता का नमूना देखने को कहा। मैंने भाषा ज्ञान का अपना भंडार खाली कर दिया और कवि ने मेरे कहे हुए शब्दों को उसी क्रम से सुना दिया। यानी गांधी जी ने जो कुछ भी कहा, राजचंद्र जी ने अक्षरशः सुना दिया। इतनी याददाश्त उनकी तेज थी। मुझे मुग्ध करने वाली वस्तु का परिचय तो बाद में हुआ, वो था उनका व्यापक शास्त्र ज्ञान, उनका शुद्ध चारित्र्य और आत्मदर्शन करने का उनका उत्कट उत्साह। बाद में मुझे पता चला कि वे आत्मदर्शन के लिए ही अपना जीवन बिता रहे हैं। अपने आप को जानो, ये राजचंद्र जी के अंदर खूबियां थी। वे स्वयं हजारों का व्यापार करते, हीरे मोती की परख करते। राजचंद्र जी व्यापारी थे और व्यापार की समस्याएं सुलझाते, पर यह सब उनका विषय न था। उनका विषय, उनका पुरुषार्थ था आत्म परिचय, हरिदर्शन। उनकी गद्दी पर दूसरी कोई चीज हो ना हो, पर कोई ना कोई धर्म पुस्तक और डायरी अवश्य रहती थी। व्यापार की बात समाप्त होते ही धर्म पुस्तक खुलती थी। उनके लेख का जो संग्रह प्रकाशित हुआ, उसका अधिकांश इस डायरी से ही लिया गया है। जो मनुष्य लाखों के लेन देन की बात करके तुरंत ही आत्मज्ञान की गूढ़ बातें लिखने बैठ जाए, उसकी जाति व्यापारी की नहीं बल्कि शुद्ध ज्ञानी की है। वो केवल व्यापारी ही नहीं थे, शुद्ध ज्ञानी थे, ज्ञान पिपासा थी उनके अंदर। उनका ऐसा अनुभव मुझे एक बार नहीं कई बार हुआ था, ये गांधी जी लिखते हैं। और मैंने कभी उन्हें मूर्छा की स्थिति में नहीं पाया। मेरे साथ उनका कोई स्वार्थ नहीं था। मैं उनके बहुत निकट संपर्क में रहा। उस समय मैं एक भिखारी बैरिस्टर था, पर जब भी मैं उनकी दुकान पर पहुंचता था, मेरे साथ धर्म चर्चा के सिवा कोई दूसरी बात ही नहीं करते थे। तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं। गांधी जी लगातार 2 वर्षों तक श्रीमद की दिनचर्या को इतने निकट से देखा और परखा था कि उनका अद्भुत वर्णन उन्होंने अपने संस्मरण में किया है। वे लिखते हैं, हम उनके पास हमेशा कोई ना कोई धर्म पुस्तक या कोरी बही पड़ी रहती थी। उनके मन में जो विचार आते थे उन्हें उस बही में लिख देते थे। कभी गद्य, कभी पद्य। अपूर्व अवसर नामक कविता भी इसी तरह लिखी गई होगी। खाते, बैठते, सोते, प्रत्येक क्रिया करते समय उनमें वैराग्य होता था। और हीरे जवाहरात के वो जो है व्यापारी थे, काफ़ी लाखों का उस समय उनका वो व्यापार वगैरह चलता था। लेकिन इस तरह से
उनकी चाल धीमी थी और देखने वाला समझ सकता था कि चलते हुए भी वे विचार मग्न रहते थे। राजचंद्र जी, उनकी आंखों में अद्भुत शक्ति थी, अत्यंत तेजस्वी, उनमें विह्वलता तनिक भी न थी, दृष्टि में एकाग्रता थी। चेहरा गोल, होठ पतले, नाक न तो नुकीली, न चपटी, न छरहरा बदन, मध्यम कद, वर्ण श्याम, वे शांति की मूर्ति दिखाई देते थे। उनके कंठ में इतना माधुर्य था कि उनको सुनते हुए मनुष्य कभी नहीं थकता था। चेहरा हंसमुख और प्रफुल्लित था, उस पर अंतरा आनंद की चमक थी। भाषा इतनी परिपूर्ण थी कि उन्हें अपने विचार व्यक्त करते हुए किसी दिन कोई शब्द ढूंढना पड़ा हो, ऐसा याद नहीं है। गांधी जी कहते हैं, बाह्याडंबर से मनुष्य वितरागी, राग द्वेष से मुक्त, शांतचित नहीं हो सकता। वितरागता तो आत्मा का प्रसाद है, यह केवल अनेक जन्मों के प्रयत्न से ही मिल सकता है। ऐसा हर कोई व्यक्ति अनुभव कर सकता है। रागों को दूर करने का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति जानता है कि राग रहित होना कितना कठिन है। यह राग रहित दशा कवि श्रीमद राजचंद्र जी के लिए स्वाभाविक थी और ऐसी मुझ पर छाप पड़ी, ये गांधी जी का कहना है। तो ये सकारात्मक व्यक्तित्व जो राजचंद्र जी का है वो हम लोगों को भी प्रेरित करता है, जो कि लाखों का कारोबार करते थे, हीरा व्यापारी थे वो, लेकिन व्यापार एक तरफ और जैसे ही समय मिलता था वो धर्मानुरागी थे। सकारात्मक सोच को विकास करना, अपने आत्मानुरागी होना, आत्मदर्शन करना, तो इस तरह के लोग आरजेएस फैमिली के सम्मान के लिए अशोक जैन जी ने प्रस्तुत किया है। अशोक जैन जी और श्रीमती अलका जैन जी को धन्यवाद कि अपने पिताजी को भी, जिनकी स्मृति में स्वर्गीय रामकिशन जैन, डालमिया, दरियागंज, नई दिल्ली, एक ऐसा सुपुत्र जो है वो पूरे देश को संदेश दे रहे हैं, क्योंकि इनके माध्यम से ही आरजेएस फैमिली जो है श्रीमद राजचंद्र जी तक पहुंचा है और आज आप लोगों से चर्चा हो रही है। देश में बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसे त्यागी, तपस्वी भारतीय संत महात्माओं और आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में हमें जानना चाहिए। लेकिन ये कहानी यहीं तक सीमित नहीं हो रही है, बल्कि ये और भी कहानी आगे बढ़ जाती है। कैसे? गोपाल कृष्ण गोखले महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ भी थे। महात्मा गांधी ने राजनीति के बारे में उनसे बहुत कुछ सीखा और इसीलिए वो राष्ट्रपिता के राजनीतिक गुरु कहलाए। गोपाल कृष्ण गोखले आप जानते भी होंगे। और अपने जीवन में 5 बार केरल की यात्रा करने वाले महात्मा गांधी ने शिवगिरी मठ के श्री नारायण गुरु से जब मुलाकात की थी, तब दोनों के बीच जो कुछ विचार विमर्श हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी के कई विचार और प्रखरता के साथ सामने आए। यहां तक कि नारायण गुरु को गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। तो गांधी जी जिन लोगों से मिले, जिनसे प्रभावित हुए, उसको अपने जीवन में आचरण में लेकर आए। ये सबसे बड़ी गांधी जी की खूबी थी कि जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं। अगर आपके बच्चे में कोई संस्कार है तो उस संस्कार को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और यही मौका होता है कि इसमें आप देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जिक्र आया, नारायण गुरु थे उसका जिक्र आया, महात्मा गांधी का जिक्र आया, और एक ऐसे महापुरुष जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, जो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, जो अपनी आत्मकथा में, ऑटोबायोग्राफी में गांधी जी ने जिक्र किया है, वो ऐसे महापुरुष के बारे में आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके तमाम 10 लोगों को शेयर करेंगे, उसका पुण्य आपको मिलेगा। और अगर संस्कार बच्चों को नहीं देते हैं तो फिर परेशानी आपको ही होगी। इसलिए ये संस्कार पूर्ण कार्यक्रम है सकारात्मक भारत आंदोलन, क्योंकि ऐसी भी घटना होती है। एक रूबरू करा रहे हैं आपको तस्वीर से। इस तरह के फैसले हाईकोर्ट को करने पड़ रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, हालांकि पुराना फैसला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर बूढ़े माता पिता को उनके बच्चों द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है या उन्हें घर से बेदखल किया जाता है, तो माता पिता अपनी दी गई जमीन जायदाद उनसे वापस ले सकते हैं। बताइए, अगर बूढ़े माता पिता को उनके बच्चों द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो माता पिता उन्हें घर से बेदखल कर सकते हैं, या जो जमीन जायदाद उनके नाम की गई है वो वापस भी ले सकते हैं। ऐसी नौबत नहीं आए, इसलिए बच्चों पर भी ध्यान देना जरूरी है। यही है सकारात्मक भारत आंदोलन, ताकि आपका घर जो है स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे और घर के सभी लोग आपस में
मिलजुल कर रहे हैं। एक बहुत ही रेयर फोटो है गजानन माधव मुक्ति बोध, जिनकी कि 13 नवंबर को जयंती है। अपनी पत्नी के साथ मुक्ति बोध जी बैठे हुए हैं। 13 नवंबर जयंती के अवसर पर आइए गजानन माधव मुक्ति बोध, ऐसे साहित्यकार, तार सप्तक के पहले ऐसे कवि साहित्यकार, और इनके बारे में चर्चा करना आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा। गजानन माधव मुक्ति बोध। मैं तुम लोगों से दूर हूं, मैं तुम लोगों से इतना दूर हूं, तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है मेरे लिए अन्न है। गजानन माधव मुक्ति बोध। तो आपके बच्चों को गजानन माधव मुक्ति बोध की जीवनी के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी और 13 नवंबर के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि ये जानकारी आपके बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और बच्चों से अलग करने के लिए एक डिफरेंट टेस्ट डेवलप करेगी। और उसके बाद तो तमाम किताबें पढ़ने की जिज्ञासा उस बच्चे में हो जाएगी। जब गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु के बारे में अगर वो जानेंगे, जीवन कैसा होना चाहिए, तो फिर वो बच्चा पढ़ने लिखने में, क्योंकि कवि थे राजचंद्र जी और उन्होंने लिखा, और आप साहित्यकार के बारे में बताने जा रहे हैं, उनकी जीवनी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा। यही है सकारात्मक भारत आंदोलन। घर घर कर भारतीय परिवारों का आंदोलन है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जगह दी गई है कि आप लोग कुछ अपने विचार व्यक्त करें, ताकि अंत में कार्यक्रम के आपके विचारों को साझा किया जाए और यूट्यूब पर लगाया जाए। गजानन माधव मुक्ति बोध, 13 नवंबर 1917 को आपका जन्म और 11 सितंबर 1964 को आपका निधन हुआ। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार थे गजानन माधव मुक्ति बोध। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है। मुक्ति बोध तार सप्तक के पहले कवि थे। मनुष्य की अस्मिता, आत्मसंघर्ष और प्रखर राजनीतिक चेतना से समृद्ध उनकी कविता पहली बार तार सप्तक के माध्यम से सामने आई, लेकिन उनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। मृत्यु के पहले श्रीकांत वर्मा ने उनकी केवल एक साहित्य की डायरी प्रकाशित की थी, जिसका दूसरा संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ से उनकी मृत्यु के 2 महीने बाद प्रकाशित हुआ। ज्ञानपीठ ने ही चांद का मुंह टेढ़ा है, ये बहुत ही फेमस है, चांद का मुंह टेढ़ा है, प्रकाशित किया था। इसी वर्ष नवंबर 1964 में नागपुर के विश्व भारती प्रकाशन ने मुक्ति बोध द्वारा 1963 में ही तैयार कर दिए गए निबंधों के संकलन नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध को प्रकाशित किया था। परवर्ती वर्षों में भारतीय ज्ञानपीठ से मुक्ति बोध के अन्य संकलन काठ का सपना तथा विपात्रा यानी लघु उपन्यास प्रकाशित हुए। पहले कविता संकलन के 15 वर्ष बाद 1980 में उनकी कविताओं का दूसरा संकलन भूरी भूर खाक धूल प्रकाशित हुआ और 1985 में राजकमल से पेपरबैक में 6 खंडों में माधव मुक्ति बोध रचनावली प्रकाशित हुई। वो हिंदी के इधर के लेखकों की सबसे तेजी से बिकने वाली रचनावली मानी जाती है। कविता के साथ साथ कविता विषयक चिंतन और आलोचना पद्धति को विकसित और समृद्ध करने में भी मुक्ति बोध का योगदान अन्यतम है। उनके चिंतन परक ग्रंथ हैं एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। भारत का इतिहास और संस्कृति इतिहास लिखी गई है उनकी पुस्तक है। और काठ का सपना तथा सतह से उठता हुआ आदमी, ये भी बहुत फेमस है, सतह से उठता हुआ आदमी उनके कहानी संग्रह हैं तथा विपात्रा उपन्यास है। उन्होंने वसुधा, नया खून आदि पत्रों में संपादन सहयोग भी किया है। तो ऐसे थे गजानन माधव मुक्ति बोध। बहुत ही जबरदस्त नाम है, गजानन माधव मुक्ति बोध। और एक दुखद समाचार भी है कि अभी हाल ही में कनू गांधी, जो महात्मा गांधी के पौत्र, जो कि नासा के वैज्ञानिक थे, तो वो नहीं रहे। कनू गांधी नहीं रहे। दुनिया की बेहतरीन फोटोओं में से एक है ये फोटो, आप जरूर पहचानते होंगे। ये बच्चा जो है यही कनू गांधी हैं। तो इतनी बड़ी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस फोटो को तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन ये कनू गांधी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि हम लोग उन बातों की चर्चा न तो पहुंचाते हैं न बताते हैं। बस फोटो देख लिया और फोटो भेजने वाले ने भी वो जानकारी नहीं दी ताकि कनू गांधी के बारे में पूरा भारत जानता।
इस बच्चे की फोटो तो बचपन से ही लोगों ने देखा होगा। दुनिया की बेहतरीन फोटोओं में से ये एक है। समंदर के किनारे महात्मा गांधी की लाठी खींचते हुए एक बच्चा बापू को दौड़ा रहा है। वो बच्चा महात्मा गांधी का पौत्र कनू गांधी है। आगे चलकर कनू नासा के वैज्ञानिक बने। कल उनका निधन हो गया। कल या परसों आप मान सकते हैं। 2016 में अपनी बीमारी की खबर और उचित इलाज के देश के प्रधानमंत्री को लिखा, लेकिन नासा के इस वैज्ञानिक के लिए प्रधानमंत्री कोष में कुछ भी नहीं था। कल सूरत के एक चैरिटेबल अस्पताल में कनू गांधी ने आखिरी सांस ली और अलविदा कह गए। विनम्र श्रद्धांजलि है। प्रोफेसर सरोज मिश्र जी का ये राइटअप है और इसको चेक कर सकते हैं, आप नेट से चेक कर सकते हैं। ये जानकारी मुझे सिर्फ ये पहुंचानी थी कि कनू गांधी अब नहीं रहे और ये बचपन की जो तस्वीर उनकी है बहुत ही प्यारी तस्वीर है। इसको आप लोगों ने भी अपने बचपन में देखी होगी। तो ये चीज़ें हम लोगों को पहुंचानी चाहिए, इन चीज़ों के, ऐसे चीज़ों को। और डॉक्टर हर्षवर्धन, चूंकि आजकल सोशल मीडिया काफ़ी प्रभावी हो गया है और डॉक्टर हर्षवर्धन भी फेसबुक से जुड़े हुए हैं और उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी को श्रद्धांजलि देते हुए ये उनकी पुण्यतिथि पर ये फोटो साझा किया है। जो इंसान स्वयं की निंदा सुन लेता है वो सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। समाज और राष्ट्र की नींव मजबूत करने हेतु आजीवन शिक्षित समाज के निर्माण के प्रति संकल्पित महान शिक्षाविद, भारत रत्न से सम्मानित महामना की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। मदन मोहन मालवीय जी को श्रद्धांजलि देते हुए तमाम राष्ट्र के लोग हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ऐसा व्यक्तित्व भी रहा है मदन मोहन मालवीय जी का। और हम लोग जानते हैं कि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो भारतीय समाज से को प्रेरित करके बनवा दिया, जो जहाँ पे आज शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। तो इस तरह के मदन मोहन मालवीय जी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो पुण्यतिथि 12 नवंबर पर हम लोग इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप लोगों के साथ। ऐसे महापुरुष समाज सुधारक जो यूनिवर्सिटी बना दिए, न जाने कितने बच्चों का भविष्य बना दिया। तो आज नई पीढ़ी को इनके बारे में जानने की जिज्ञासा रहनी चाहिए कि भारत के ऐसे कौन कौन लोग हैं, भारत को भारत बनाने में किन्होंने योगदान दिया, भारत का संविधान देने वाले कौन लोग थे, भारत को आज़ाद कराने वाले कौन लोग थे, कौन शहीद हो गए। इन सब चीज़ों की जानकारी जो है जब तक नई पीढ़ी पर, तब तक राष्ट्र प्रथम की जो कल्पना है, राष्ट्र सर्वोपरि है, ये नए संस्कार जो हैं बच्चों में नहीं आ सकते हैं और राष्ट्र में सकारात्मकता नहीं आ सकती है। ये जिम्मेदारी हम सबों की है। क्या हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? क्या हम अच्छी चीजों को सुनने के लिए हमारे पास समय है? आत्मावलोकन करने की जरूरत है। आत्मावलोकन करते ही हम अपने आप को रिजल्ट दे देंगे। मैं किसी पे आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने आप को आप देखिए कि अच्छी चीजों को आपने कितना प्रमोट किया है। अगर अच्छी चीजों को प्रमोट करते हैं तो आपके वीडियो की तो भंडार हमारे पास हो जानी चाहिए, क्योंकि हम तो आमंत्रित कर रहे हैं 2 मिनट की, 2.5 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस तैयार करके अपने सकारात्मक कार्यों का। आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, मोबाइल आपके पास है, आप उससे शूट कीजिए, अपने विचार भेजिए। अगर वो आरजेएस की रिसर्च टीम को पसंद आ जाएगा तो वो हमें भेज देंगे और वो आप यहां पे देख भी सकते हैं। नहीं तो जैसे काम चल रहा है वैसे चलती रहेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये 91वां 91 एपिसोड के साथ आप जुड़े हुए हैं। मदन मोहन मालवीय जी 25 दिसंबर 1861 को जन्मदिन और 12 नवंबर 1946 को पुण्यतिथि। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। मदन मोहन मालवीय जी भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सके। मालवीय जी सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, देशभक्ति तथा आत्म त्याग में अद्वितीय थे। इन समस्त आचरणों पर वे केवल उपदेश ही नहीं दिया करते थे, अपितु स्वयं उनका पालन भी किया करते थे। वे अपने व्यवहार में सदैव मृदुभाषी रहते थे। तो मदन मोहन मालवीय जी के बारे में अपने बच्चों को अगर आपने नहीं बताया, उनकी पुण्यतिथि है 12 नवंबर, तो फिर कहीं ना कहीं अधूरे संस्कार आप दे रहे हैं और उस अधूरे संस्कार से आपका
परिवार जो है प्रभावित हो सकता है। इसलिए बच्चों से इंटरेक्शन करना जितना हो सकता है आप करें। कभी कभी तो पशु पक्षियों से प्यार हो जाता है, लोग उनसे बातचीत कर ले लगते हैं, और ऐसे लोगों के नाम पे आगे चलकर जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। तो ऐसे संस्कार अपने बच्चों को देने के लिए इन महापुरुषों के बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमाने भर में जो चीजें वो देख रहे हैं, हो सकता है कि उससे संस्कार उन्हें नहीं मिलते हों, या गलत संस्कार मिलते हों, या गलत संगति होती हो। तो बच्चे का टेस्ट कीजिए कि उसके संस्कार कैसे हैं। अच्छी बातें सुनाइए, अगर वो इंटरेस्ट लेता है तो फिर तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है अच्छी चीजों में, तो आपको उस पर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा आपका है, आप विकसित होंगे, भारत विकसित होगा। छोटी सी इकाई परिवार होती है, इसलिए परिवार पर, भारतीय परिवार पर आरजेएस जो है ध्यान देता है। यही भारतीय परिवार भारत को मजबूत करेंगे। बाकी सब चीजें, सत्ता, शासन, प्रशासन, ऑफिसेज, कार्यालय, ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं जब आप मन चंगा तो कठौती में गंगा। सलीम अली ऐसे वैज्ञानिक हुए, पक्षी विज्ञानी हुए, और आज उनकी जयंती पर नमन करने का मन करता है कि इस आदमी ने किस तरह से पक्षियों के लिए, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, और उसे लेकर काम किया। गौरतलब है कि इनके नाम पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कोयम्बटूर के निकट अन्नाईकटी नामक स्थान पर सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र स्थापित किया गया। सलीम अली, इनका पूरा नाम सालिम मोइजुद्दीन अहमद अब्दुल अली, सालिम मोइजुद्दीन अब्दुल अली, 12 नवंबर 1896 को जन्म और 27 जुलाई 1987 को आपकी मृत्यु हुई। एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। प्रकृति से बहुत प्रेम था सलीम अली साहब को, और सलीम अली का नाम अगर आपके बच्चों को पता चल गया तो निश्चित रूप से वो और पढ़ना चाहेंगे। तो जहां चाह वहां राह, निश्चित रूप से। और सलीम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में भी जाना जाता है। सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया, और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफी मदद की है। सन 1906 में 10 वर्ष के बालक सलीम अली की अटूट जिज्ञासा ने ही पक्षी शास्त्री के रूप में उन्हें आज विश्व में मान्यता दिलाई। पक्षियों के सर्वेक्षण में 65 साल गुजार देने वाले इस शख्स को परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता था। पद्म विभूषण से नवाजे इस परिंदों के मसीहा के प्रकृति संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश के सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली के जन्म दिवस को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 12 नवंबर पक्षी दिवस है। और इसलिए जो है हम लोगों को ऐसे महापुरुषों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है, और सलीम अली साहब पे अवार्ड की भी घोषणा करने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि तमाम महापुरुषों के बारे में अपने अपने राज्यों पर निगाह डालें और उसके बाद आप घोषणा करें, तो निश्चित रूप से भारत को विकास करने में आपका भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। और तो इस योगदान की तरफ आप आगे बढ़िए। और आज एक खबर आई है, आनंद प्रजापति जो कि फेसबुक से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भेजा है, पद्मश्री अर्जुन प्रजापति के हाथों में जादू था मगर अब अर्जुन जी नहीं रहे। एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया की तरफ से भी अर्जुन प्रजापति जो कि पद्मश्री से सम्मानित थे और मूर्तिकार थे, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां और वीआईपी के साथ फोटो देखकर भी आप समझ सकते हैं कि काफी अच्छे लेवल के थे, तभी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है आपको। तो अर्जुन प्रजापति जी को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए आप सभी की तरफ से भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप एक देखिए, अमिताभ बच्चन के साथ हैं अर्जुन प्रजापति। यही है सच्चाई जीवन की, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन की ही सच्चाई है। अगर आपने आज कुछ किया तो कल आपको याद किया जाएगा। यही चीज रह जाती है। धन संपत्ति सारी खत्म, कुछ नहीं जाता साथ में, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी, आपने देश को क्या दिया, ये रह जाती है। इसका इतिहास बनता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, और यही चीज जो है सालों साल रहती है अगर आपने उसको डॉक्यूमेंटेशन कर दिया।
दिवंगत अर्जुन प्रजापति मूर्तिकार, लता मंगेशकर जी के साथ हैं ये अर्जुन प्रजापति। यहाँ तक पहुँचना अपने आप में, पद्मश्री से भी सम्मानित हैं, बहुत अच्छे मूर्तिकार। अब इस दुनिया में नहीं रहे तो हम लोगों ने श्रद्धांजलि देकर इनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं कि, और प्रेरित भी कर रहे हैं कि इस तरह के लोग जो हैं वो निश्चित रूप से नमन के योग्य हैं, क्योंकि मूर्तियां जो दिया इन्होंने वो समाज में आज भी स्थापित हैं, इनकी क्रिएटिविटी जिंदा रहेगी। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, अभी आपने देखा धन्वंतरी जी के नाम पे अवार्ड जो घोषित किया है अपनी धर्मपत्नी कौशल्या देवी के साथ, डॉक्टर यूपी सिन्हा जी के स्मृति में, तो उन्होंने एक पोस्ट आज साझा किया है जो कि सकारात्मक भारत आंदोलन से संबंधित ही है, तो आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, वंदे मातरम। बिहार चुनाव, सकारात्मक राजनीति का प्रथम स्तंभ मौन मतदाता, ये साइलेंट वोटर पर कुछ कह रहे हैं। राजतंत्र के वर्तमान नेताओं की क्रिया प्रतिक्रियाओं को ध्वनि नहीं देते हैं। राजतंत्र के वर्तमान नेताओं की क्रिया प्रतिक्रियाओं को ध्वनि नहीं देते हैं, ध्वनि प्रदूषण से रक्षा करते हैं। और यही है ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। एक बार फिर रिपीट करते हैं, ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी अपनी धर्मपत्नी के साथ। धन्वंतरी जी के नाम पे इन्होंने ये अवार्ड घोषित किया है। तो क्या कहते हैं सकारात्मक और मौन संवाददाता की चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी क्या कहते हैं आपको रूबरू कराते हैं जी। वो लिखते हैं कि राजतंत्र के वर्तमान नेताओं की क्रिया प्रतिक्रियाओं को ध्वनि नहीं देते हैं, ध्वनि प्रदूषण से रक्षा करते हैं। उनकी सकारात्मक वाणी को शासक राजनेता सुनते नहीं हैं। नकारात्मक नेता मतदाता की वाणी का विरोधी अर्थ लगाकर प्रचार से ध्वनि प्रदूषण कर मतदाताओं को भ्रमित करके अपने पक्ष में करते हैं। बिहार चुनाव परिणाम इस सत्य का प्रमाण है। शासक राजनेताओं की कथनी और करनी के अंतर को समझते हैं। भावनात्मक प्रतिक्रिया उनकी चेतना में होती है किंतु उन्हें प्रकट नहीं करते हैं। उनकी यथोचित सकारात्मक चेतना के लिए शासक वर्ग के नेता बहाना ढूंढ लेते हैं, बहानों के पक्ष में ध्वनि प्रदूषण करते हैं। मौन मतदाता यानी साइलेंट वोटर राजनीतिक समस्याओं के साथ उनका निराकरण भी जानते हैं, फिर भी चुप हैं। उनके सुझावों को शासक नेता तवज्जो नहीं देते हैं। व्यवहार तर्क बुद्धि से मतदाता के सुझाव को निरस्त कर देते हैं। विरोधी पक्ष सुझावों में नमक मिर्च मिलाकर अपनी नकारात्मक सोच के पक्ष में पुनः ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। मतदाता के पक्ष में नतीजा ढाक के तीन पात। बिहार के चुनाव नतीजों ने भले ही एनडीए के हाथ में दिया है, लेकिन शासन प्रशासन और न्याय तंत्र की त्रुटियों का भी स्पष्ट जवाब दिया है। मौन मतदाता का मत शांति के पक्ष में गया, राजनीतिक पक्ष विपक्ष में नहीं है। एक सकारात्मक राष्ट्र निर्माण के लिए निरपेक्ष मतदान है, राजनीतिक बदलाव का आदेश है। राजनीतिक नेताओं को आमूलचूल बदलना अनिवार्य है। यह कोट करने लायक है। झुनझुनवाला जी कहते हैं कि राजनीतिक नेताओं को आमूलचूल बदलना अनिवार्य है। अब राष्ट्रवाद को धोखा देकर शासन नहीं कर सकते हैं। यह हमारे मौन मतदाताओं की पहल है। बिहार चुनाव के नतीजे एक राष्ट्र के नाम राजनीतिक लोक चेतना की विजय गाथा होगी। जय राम जानकी परिवार की एक राष्ट्र सकारात्मक आंदोलन की सफल परियोजना। ओम प्रकाश झुनझुनवाला। तो आप लोगों तक ये पहुंचाना जरूरी था। अपने आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है और इस तरह की बातों से ही सकारात्मक भारत जो है वो बनता है। इसलिए इन चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचाना। इसके साथ साथ एक और जो मनीष कौशिक जी हैं, जो कि कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट दिल्ली में चलाते हैं, और उन्होंने भी भगवान धन्वंतरी को लेकर एक संस्कृत का श्लोक और ये साझा किया है। अपनी ही फैमिली की चीज़ों को हम लोग साझा कर रहे हैं जो समसामयिक होती है। तो मनीष कौशिक लिखते हैं, पहले संस्कृत का श्लोक है और उसमें लिखते हैं कि आरोग्य, आयु और तेज के आराध्य देवता, आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी जी के प्रकट उत्सव धन्वंतरी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मनीष कौशिक जी जुड़ते हैं कभी कभी, और अब समय हो गया है कि आप लोगों से बातचीत कर ली जाए और इस कार्यक्रम का समापन भी कर दिया जाए। तो आप लोगों का ही ये प्रोग्राम है, आप लोग इसको
मान मर्यादा के साथ जो है आगे बढ़ाइए और अपने अपने बच्चों तक ज़रूर आप पहुंचाइए, क्योंकि आपका काम आसान हो सकता है। तो बता दें कि प्रिंसी राजपूत गुजरात से हैं आरजेएस फैमिली में, वो जय हिंद लिखती हैं, और नरेन टेटेसर राष्ट्रीय आरजेएस स्टार हैं, वंदे मातरम लिखते हैं, और धर्मपाल धनखड़ जी जय हिंद आपको हम कहेंगे, और यामीन मलिक जी आप जुड़ते हैं, आपका भी धन्यवाद करेंगे, जय हिंद आपको करेंगे। और नरेंद्र टेटेसर जी लिखते हैं, विचारों में सकारात्मकता का आह्वान करता अति सुंदर गीत, जो सकारात्मकता का राष्ट्रीय गीत है उस उनकी तारीफ की आपने, धन्यवाद। बलबीर सिंह जी अभी भी देख रहे हैं, बलबीर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सकारात्मक व्यक्तित्व हैं, बस इसको थोड़ा सा शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि जो अच्छी चीज होती है वो पुण्य का काम होता है, विचार क्रांति है आरजेएस, सकारात्मक सोच है, और जिस तरह से गीत की तारीफ हो रही है ये आचरण में लाना बहुत जरूरी है। तो बलबीर सिंह जी इसको आप अपने कम से कम रिश्तेदारों तक, 10 लोगों तक अगर शेयर करते हैं। बिंदा मन्ना जी जय हिंद। रामपाल सिंह जी देख रहे हैं, रामपाल सिंह जी अगर लेट जुड़े होंगे तो ये आरजेएस का सकारात्मक भारत आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ श्रृंखला के अंतर्गत ये 91 एपिसोड जो है उसमें आपके दर्शन हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, जय हिंद। भारत को सकारात्मक सोच के लिए ये आंदोलन चल रहा है, और कई तरह के कार्यक्रम आप यूट्यूब पर भी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के हिसाब से आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, और कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर होता है, फ्रीक्वेंटली आप फोन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 5 साल से इस अभियान को पूरे भारत के परिवारों को लेकर चल रहे हैं। एक दृष्टि, सकारात्मक दृष्टिकोण, अपने भारतीय परिवारों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण, यही है एक सकारात्मक भारत आंदोलन। और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी का पोस्ट शेयर किया गया, जैन टीवी रायबरेली, जी हाँ आपका नाम मैं नहीं समझ सकता हूं, लेकिन आप अगर नाम भी लिख दें, आप देख भी रहे हैं, तो आपकी अपनी पहचान है, आप चाहे जुड़ सकते हैं। सकारात्मक सोच से पत्रकारिता जो है उसकी तो हम लोग आंदोलन चलाए हुए हैं, जन सरोकार की तथ्य परक पत्रकारिता, सच आधारित पत्रकारिता। और नरेन टेटेसर जी लिखते हैं, अति सुंदर, प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मकता का प्रचार हो। जी हाँ, आपको अच्छा लग रहा है, जय हिंद। सूरज गहलोत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अभी देख रहे हैं। सूरज गहलोत जी, बहुत बड़ी ये राष्ट्र की सेवा होगी कि आप अपने अपनों के साथ सकारात्मक बातचीत में सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। ये शब्द ही अपने आप में एक मंत्र है, और उससे हमारी लड़ाई झगड़े और जो नकारात्मक दृष्टिकोण है वो दूर हो जाते हैं। तो आप सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, तो मुझे लगता है, निवेदन है आपसे, ये बहुत अच्छा मंत्र है। और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी लिखते हैं कि समय दान, जी हाँ आप लोग समय दान ही दे रहे हैं। आज एक नया शब्द जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है, आज पहली बार, कि मुझे लगा कि आप लोग जुड़ते हैं, अपना समय देते हैं, वो समय बहुत कीमती होता है, लेकिन ये भी एक दान है, जैसे अंगदान और ये होता है। तो इस समय दान को देते हुए आप इसका समर्थन कर रहे हैं, यानी अच्छी बातों का, सकारात्मक विचारों का, सकारात्मक आंदोलन का समर्थन करना भी समय का दान है। तन, मन और धन, 3 चीजों से ही सेवा होती है समाज की। तो कई बार तन से होती है, कई बार मन से होती है, कई बार धन से होती है, कभी तीनों से होती है। और समय भी अपने आप में देना जो है अच्छी चीजों को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आप हैं तो ये फेसबुक लाइव है, नहीं तो कौन बैठेगा यहां पर, किसको सुनाएगा और क्यों सुनाएगा। लेकिन ये अनवरत चल रहा है, 91 एपिसोड तक हम लोगों ने इसको पहुंचाया है। 100वां एपिसोड ध्यान रखिएगा, आप लोग अभी देख रहे हैं, 20 नवंबर को विशेष अंदाज में विशेष फेसबुक लाइव होगा, हाँ शाम 8 बजे से 9 बजे विशेष होगा। अभी भी देखिए ऑनवर्ड्स हो गए हैं हम लोग, लेकिन आप लोगों से बातचीत करना जरूरी है। सकारात्मकता के समाधान करना ही सकारात्मक समयदान। जी आनंद मोहन मिश्रा जी अभी भी देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो सारी चीज बातें हो गई हैं। जय हिंद। प्रखर वार्षणे जी, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी प्रखर वार्षणे जी, आरजेएस स्टार, जय हिंद आपको भी। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, जय हिंद, वंदे मातरम, सकारात्मक भारत आंदोलन। जी आप जुड़े हुए हैं आरजेएस फैमिली से। विश्वकर्मा फिल्म्स एकेडमी, तो आपने एकेडमी को तो ये कर दिया, लेकिन ये आरजेएस फैमिली है, तो यहाँ हम लोग नाम जानना चाहते हैं। विश्वकर्मा फिल्म्स एकेडमी के तरफ से आप कौन है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आरजेएस फैमिली से आपका तारीफ हो जाएगा, क्योंकि पूरा आरजेएस परिवार जो है भारतीय परिवार है, सभी लोगों का इसमें स्वागत है, क्योंकि हम लोग विचार क्रांति कर रहे हैं। बस ये सकारात्मक सोच को पूरे भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूर्वोत्तर भारत में, पंजाब और मुंबई, और आप मान लीजिए गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सब जगह फैलाना चाह रहे हैं। धनतेरस की शुभकामनाएं। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी लिखते हैं, धनतेरस की शुभ घड़ी में स्वास्थ्य प्रथम,
जी हाँ, ये गौण हो जा रहा है। हम लोग खरीदारी पे ज्यादा ये बाजारीकरण हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इस तरफ मोड़े समाज को कि खरीदारी आप कीजिए, लेकिन साथ में स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता कीजिए, क्योंकि धन्वंतरी जी आयुर्वेद के प्रणेता हैं, भगवान का दर्जा प्राप्त है उनको, और इसीलिए कि आप स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए और आयुर्वेद की तरफ मुड़िए, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। और आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, धन्वंतरी जी की पूजा हो जाएगी। तो अपने स्वास्थ्य की आप ध्यान रखिए इस घड़ी में भी, क्योंकि सीजन चेंज कर रहा है। गर्म पानी ज़रूर पिए इस समय कोरोना काल में, गर्म पानी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी शरीर के पसीने निकलने चाहिए, सुबह सुबह का एक्सरसाइज आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। और खान पान में सीजनल चीज़ों को खाइए, सीजनल चीज़ें लाभ देती हैं, बनस्पत की जो भंडारण वाली चीज़ें होती हैं वो नुकसान भी दे सकती हैं। और तो शुभ घड़ी में स्वास्थ्य प्रथम, स्वास्थ्य ही संपदा, संपदा ही सकारात्मक लोक जीवन भवेत। धन्यवाद। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी लिखते हैं, नकारात्मक विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब कौन लगे हुए हैं ये आपने नहीं लिखा, हम लोग तो यहाँ केवल सकारात्मक बातें करते हैं। नकारात्मक विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं कुछ लोग। अच्छा, हाँ जी हाँ, वो आपने तो आंकड़े भी दे दिए थे डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, जिसकी चर्चा हुई थी, आपकी वीडियो आई थी। आपने कहा था कि भारत में 90% लोग नकारात्मक हैं। निश्चित रूप से हैं, लेकिन हम लोगों का जो कार्य है कि सकारात्मकता को इतना बड़ा कर दीजिए कि नकारात्मक लोग जो हैं उनकी चर्चा ही ना हो और सकारात्मक लोग चारों तरफ दिखाई दें। तो कोशिश हम लोग करते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आचरण में लाना, कई महापुरुषों की चर्चा करते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, वो अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये आप लोगों पर निर्भर है कि आप लोग अपने बच्चों तक उसको पहुंचाएं। आकांक्षा मन्ना जी जय हिंद, वंदे मातरम। अनिल कुमार शर्मा जी जय हिंद, अभी भी देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अनिल जी सारी बातें आपके सामने आ रही हैं। अब डिसाइड आपको करना है, इस चीज़ को प्रमोट करना है, तो आप खुद ही सक्षम हैं। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी लिख रहे हैं, यह अनवरत कार्य जारी है और जारी रहेगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव पवार जी जय हिंद, नमन करते हैं डॉक्टर विष्णुपुरी। हाँ, नमन करते हैं। अच्छा, विष्णुपुरी जी लिख रहे हैं, साहित्यकार कवि हैं और धनतेरस की शुभकामना भी दे रहे हैं। हरीश कुमार शर्मा जी, आप कुछ लिख रहे हैं। जी हाँ, आपके अखबारों में भी छपते रहते हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं शिक्षक। सादर नमस्ते, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में बताए गए 5 प्रकार के धनों, शिक्षा, सेहत, गोधन, पशुधन और मुद्रा है, तथा सद्गुणशील संतोष भी हमारे धन है। आज हमारे पास जो उपलब्ध है उसे ग्रहण कर ही हम धनतेरस के पर्व की सार्थकता को समझे, पूरी सकारात्मकता से पर्वों का आनंद लें। पुनः आप सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। आप सबका प्यार और आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। हरीश कुमार शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी लिखते हैं, भास्कर चंद्र विनीत पौत्र डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी का। जी, आपने अपने भास्कर चंद्र विनीत पौत्र डॉक्टर विनय कुमार, भास्कर चंद्र विनीत जी जय हिंद। भास्कर चंद्र विनीत जी पौत्र, हाँ आपके पौत्र हैं भास्कर चंद्र विनीत जी, धन्यवाद। विजय लक्ष्मी जी जुड़ी हैं हरियाणा से, आओ मिलकर दीप जलाएं, आरजेएस फैमिली से जुड़ी हैं। आपने कुछ लिखा है और काफ़ी लंबा है विजय लक्ष्मी जी, मुझे लगता है कि शायद कविता है, आपने आरजेएस ग्रुप में भी भेजा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतनी लंबी कविता का समय मेरे ख्याल से है नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। आओ मिलकर दीप जलाएं, अंधेरा धरा से दूर भगाएं, रहा न जाए अंधेरा कहीं घर का कोई सूना कोना, सदा ऐसा कोई दीप जलाते रहना, हर घर आंगन में रंगोली सजाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, हर दिन जीते। आप वीडियो भेज देती तो बहुत अच्छा रहता, समय से भेजा कीजिए। हर दिन जीते अपनों के लिए, कभी दूसरों के लिए भी जी कर देखें, हर दिन अपने लिए रोशनी तलाशें, एक दिन दीप या रोशन होकर देखें, दीप सा हरदम उजियारा फैलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। छोटा ही है, भेदभाव ऊंच नीच की दीवारें ढहाकर आपस में सब मिलजुल कर पग बढ़ाएं, पर सेवा का संकल्प लेकर मन में जहां से नफरत की दीवार ढहाएं, सर्वहित संकल्प का थाल सजाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, अंधेरा धरा से दूर भगाएं। बहुत अच्छी सकारात्मक कविता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मनोज पाठक जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज पाठक जी। कार्यक्रम समापन ऑनवर्ड्स हो रहा है, 9 बजे खत्म करना था, लेकिन देखिए ये आप लोगों का प्यार है, दुआ है, आशीर्वाद है कि उदय मन्ना जो है लगातार 91वां
अंक के साथ हम लोग जुड़े, इतनी सकारात्मक चर्चा की महापुरुषों की। ये फेसबुक पे रहेगा, आप लोग इसको शेयर अगर करेंगे तो आपके ही घरों में सकारात्मकता जाएगी और उसका फायदा भी आपको ही मिलेगा। तो अब मेरे ख्याल से जय हिंद करके और गाने के साथ छोड़े जा रहे हैं। आरजेएस का राष्ट्रीय सॉन्ग जो है, जिसकी काफी तारीफ अभी आई थी, तो ये गीत आप सुनिए और इसके साथ ही कार्यक्रम जो है समापन हो जाएगा। आरजेएस का राष्ट्रीय संगीत है, 25 राज्यों के लोग इसको लगातार सुनते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, रमीज परवाना गढ़हनी भोजपुर बिहार से जुड़ चुके हैं अभी, लेकिन लेट हो गया है। कल सायं अल्ताफ हुसैन, रमीज परवाना फेसबुक पे है, अल्ताफ हुसैन है गढ़हनी भोजपुर बिहार से। तो कल सायं 8 बजे आप लोगों से मिलते हैं और याद रखिएगा 20 नवंबर को विशेष एपिसोड प्रेजेंट होने जा रहा है और आप लोग अगर अपना नंबर देंगे तो आप लोगों को के लिए वो पीडीएफ भेज दी जाएगी पहले, और यहाँ पे उस पर आप समीक्षा कर सकते हैं। आपको ही लॉन्च करना है, आपको ही वो पीडीएफ की जो आरजेएस की स्मारिका होगी उसको लॉन्च करना है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसलिए अब वीडियो आप लोग भेजिए या अपने विचार भेजिए। आप तो पत्रकार हैं अल्ताफ हुसैन जी, और पॉजिटिव मीडिया भी हैं, आपने काफ़ी सहयोग भी दिया है, लेकिन आप लोगों के विचार आने चाहिए। अब नया परिप्रेक्ष्य में बिहार में क्या कुछ हो रहा है, और आपके ज़िले में आरोप लगाया है, आज तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और ईवीएम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपके यहाँ क्या चल रहा है, उन चीज़ों पर भी आप लोग निगाह बनाए रखिए। पत्रकार हैं, आप लोगों की खोजी पत्रकारिता देश हित में निश्चित रूप से रंग लाएगी और भोजपुर जिला को, बिहार को सकारात्मक दिशा में, सकारात्मक राजनीति की तरफ आप लोग काम कीजिए। वो दिन दूर नहीं है कि नेताओं को सकारात्मक राजनीति की ओर आना ही होगा। ये हम लोगों पे निर्भर करता है, पूरे भारत की जनता पे निर्भर करता है कि वो चाहते क्या हैं, किस तरह का राजनीतिज्ञ पैदा करना चाहते हैं। समाज के ही लोग तो राजनीति में जा रहे हैं, तो इसीलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की ज़रूरत है। और 20 नवंबर को जो छठ पर्व की पूर्व संध्या होती है, छठ पर्व की शाम के अर्घ दिया जाता है, तो डूबते सूरज को का दिन है पूजा अर्घ देने का 20 नवंबर, और उगते सूर्य को 21 नवंबर को दिया जाएगा। तो हम लोग डूबते सूरज की जो उपासना का, सूर्य उपासना का पर्व है, उस दिन हम लोग 8 बजे जुड़ेंगे और सकारात्मक भारत आंदोलन के जो पीडीएफ निकलेगी नवंबर का, उस पर आप लोगों से समीक्षा चाहेंगे। आप लोग उसमें लिखिएगा, आपको भेज दी जाएगी। आप लोग नंबर अपना भेज दीजिए। यहाँ पे लोकार्पण आप लोग ही करेंगे, आप लोगों के द्वारा ही आपके कमेंट्स पर समीक्षा जो है होगी, बातचीत होगी, विशेष एपिसोड प्रस्तुत किया जाएगा। अब जय हिंद और जय भारत के साथ उदय मन्ना को अनुमति दीजिए। कल सायं 8 बजे पुनः हाजिर हो जाएंगे आप लोगों की सेवा में। तब तक के लिए एक मुस्कान के साथ जय हिंद, जय भारत।